कोई टेंशन नहीं रखो। अच्छा कुछ तो खाना खा बिना बात टेंशन बैठ पर से ये बैठा टेंशन में हेमंत पांडे बिना बात टेंशन में। मैं टेंशन में क्यों बैठा भाई? बोला मौसम विभाग ने बताइए बूंदाबांदी होगी। अरे मैं मौसम विभाग ने बताइए बूंदाबांदी होगी, ये तो अच्छी बात है, मौसम सुहावना हो जाएगा, तो तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला मैं ये देख रहा हूं इसमें बूंदा कौन सी है। भाई साहब इन बातों का कोई मतलब किस किस की टेंशन दूर करोगे आप भाई साहब? एक और बैठा टेंशन में। मैंने कहा भाई साहब तू टेंशन में क्यों बैठे हो? बोले अनिल भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। रमा दुनिया मर जाएगी ये तो भगवान का काम है भाई, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? प्रताप ले जाएंगे। यो तो जिंदा ने भी ले जाएगा। ये ने मरने की बात याद दिला दी। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, उसके बाद कविता सुनाऊंगा क्योंकि कविताओं का मंच है। लेकिन मेरे को कहा कि अनिल भाई आपको हास्य करना है। लपेटे में नेताजी ने आपने बहुत सारी पैरोडियां मेरी सुनी होगी और बहुत सारी कविताएं वाह वाह क्या बात पर शैलेश लोढ़ा जी के साथ सुनी होंगी। लेकिन हास्य की बात है, हास्य मंचों से दूर होता जा रहा है, लोग तनाव में रहने लगे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये गुलदस्ता होता है जिसके अंदर बड़े गीतकार बैठे हैं, बड़े व्यंगकार बैठे हैं। हमारे एसडीएम साहब ने इतना अच्छा सुनाए, गीत सुनाए। एसडीएम साहब का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं सर। आपको मेरा सौभाग्य कि मैं आज इनके साथ कविता पढ़ रहा हूं। नहीं इनका सौभाग्य नहीं, किसका है? दोनों का सौभाग्य है। मतलब वो हो जाता है, भूल जाते हैं सर कई बार। हाँ लेकिन कुल मिला के धय दोनों का ही। क्या कह रहा था मैं? हाँ तो मैं बता रहा हूँ टेंशन भाई साहब। दिल्ली में शमशान घाट पे, हमारे यहाँ निगमबोध घाट बहुत बड़ा घाट है जी, वहाँ जितने वीआईपी मरते हैं सबको वहीं लाते हैं। आपने सुना होगा जो भी बड़ा नेता होगा निगमबोध घाट, दिल्ली शमशान घाट में। मैं 4-5 दिन पहले सर वहाँ निगमबोध घाट पे कोई गुजर गया था, वहाँ चला गया। बाई चांस मेरे को वहाँ वाजपेयी जी, शिवाजी और ये विक्रम जी वहीं खड़े पाए। मैंने कहा यार ये कहाँ, यहाँ कहाँ पर आ गए ये? यहाँ तो चैन लेने देते। बोले नहीं अनिल भाई ये जो लकड़ियों के अंदर मुर्दा लगा हुआ है ना, ये हमारा जानकार था। मैंने कहा आपका क्या लगता था? बोला हमारा दोस्त था अनिल भाई, ये चला गया, दिल्ली में रहता था, आज हम इस वजह से आए हैं। मैं सर आप कानपुर से यहाँ आए हो, चलो कोई बात नहीं, आप हमारे अतिथि भी हो, लेकिन आप ऐसी स्थिति में आए हुए मुर्दा लकड़ियों में तैयार। पता नहीं वाजपेयी जी के मन में क्या आया। बोले अनिल भाई तुम दिल्ली में रहते हो, कवि हो, एक बात पूछना चाहता हूँ, मन पे एक बोझ है। मैंने कहा बोझ बताओ। बोले यार ये जो मरा इसके 20,000 रुपये मेरे को देने थे। मैंने कहा तो दे दो। बोले अब कैसे दे दूं, तो मर गया। मैंने कहा निकालो। इन्होंने निकाले, मैंने लकड़ियों के बीच में फंसा दिए। मुर्दा जला नहीं था, भी लकड़ियों के बीच में लगा दिए। इतने में भाई साहब विक्रम भाई का अंदर का जागा, अनिल भाई 30,000 इसके मेरे को भी देने थे। मैंने कहा फंसाओ लकड़ियों के बीच में। इन्होंने 60 नोट निकाले 500 के, भाई साहब 30,000 लकड़ियों के बीच में फंसा दिए। 20,000 इधर फंसे हुए हैं, 30,000 इधर फंसे हुए हैं। अब शिवा भाई ने देख लिया कि यार 20,000 ये फंसे हुए, 30,000 ये फंसे हुए हैं। बोले अनिल भाई मैंने भी जिंदगी में किसी का पैसा नहीं रखा। मैं क्या? बोले यार एक काम बताओ, 50,000 इसके मेरे को भी देने थे। मैंने कहा तो देओ। ये बड़े चतुर आदमी भाई साहब, इन्होंने चेक बुक निकाली, 1 लाख का चेक भरा, देने 50,000 थे। 1 लाख का चेक भरा, लकड़ियों के बीच में फंसा दिया। 20,000 वो वाले निकाले, 30,000 वो वाले निकाले। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैंने कहा आपका तो नाम ही शिवा है, अपना क्यों ले रहे हो? बोले जेब में गया पैसा। मैंने कहा लेकिन शिवा भाई आप संस्कारी लोग हो और आप कानपुर के माने हुए लोग हो, आप मुर्दे में से पैसा नहीं उठा सकते, ये आपने क्या किया? बोले अनिल भाई बिल्कुल ठीक बात है, मैं संस्कारी आदमी हूं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, इसका एक ही कारण है। मैंने कहा बताओ। बोले नंबर 1, पहली बात अगर ये रुपया जल जाता तो मेरे देश की करेंसी का नुकसान हो जाता, मैंने करेंसी बचा ली। मैंने कहा ठीक है। दूसरा लक्ष्मी माता का अपमान हो जाता, मैंने लक्ष्मी माता बाहर निकाल ली। मैंने कहा वो तो ठीक है, नोट तो तुम्हारी जेब में गए। अब इन्होंने कहा ये मैं तो फंस गया। बोले अनिल भाई जिस दिन कानपुर में कवि सम्मेलन होगा और तू मंच पर कविता पढ़ रहा होगा तो जो तेरी पेमेंट है उसके अलावा ये 51,000 मेरी तरफ से दे दीजिए भैया, दे दिया चलो। अगर पब्लिक सारी ताली बजा देगी तो अनिल अग्रवंशी को दे देंगे। नहीं मिलेंगे, वो 4 लोगों ने ताली बजाई, उनका 600 रुपए काट लेना बस, बाकी पकड़ाओ, हाथ उठाकर ताली बजाओ साहब। कि सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया, खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा। कितनी देर पढ़ना बता, एक कविता पढ़ देता हूं, एक कविता पढ़ देता हूं अंत में, और उसके बाद पूरा कार्यक्रम हमको सुनना भी है। आदरणीय सर्वेश भाई बैठे हैं, प्रियांशु
और ये हेमंत भाई भी जो आप कमाल कर रहे हैं पूरे देश में। देखो मैं दिल्ली से आया हूं, पूरे देश में विदेश के अंदर यात्राएं रहती है। आज गौरव ने लपेटे में नेताजी में उत्तर प्रदेश और इटावा का जो नाम पैदा किया है, मैं सच बता रहा हूं, वो ऐसा कवि है जो 2 मिनट के अंदर कविता लिखने की जज्बा रखता। मां सरस्वती की कृपा से एक बार उसके लिए ताली बजा दो। मैं एसडीएम साहब को सुनकर बड़ा खुश हुआ, वरना लोग इतने व्यस्त कार्यक्रम में से इतना बेहतरीन लिखते हैं। मैं नमन करता हूं। और सर्वेश भाई जो 30-40 वर्षों से मंचों पर हैं, जिनको 11 लाख का यश भारतीय सम्मान मिला और ना जाने कितनी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक बार सर के लिए ताली बजा दो। वो उम्र में मेरे से जरा छोटा है लेकिन रचनाकार मुझसे बहुत बड़े हैं। प्रियांशु गजेंद्र जी के लिए ताली बजा दो। और ये सोनल जितनी आज मेहनत करती है, गुजरात की ने बताई, मैं गुजरात से आई हूं, मैं गुजरात से आई हूं। अभी मेरे का मिल गया मेरे को एक गुजराती, मेरे से बोला हम गुजरात के, हमारा जलवायु कुछ हो रहा है। मैं क्या हो गया फिर? बोला हम गुजराती, हम गुजराती। मैंने कहा कौन कौन? बोले देख अंबानी हमारे गुजरात के। मैंने कहा ठीक। बोले अडानी हमारे गुजरात के। मैंने कहा ठीक। मोदी हमारे गुजरात के। ठीक। बोले पटेल हमारे गुजरात के। वो ठीक। गांधी जी हमारे गुजरात के। मैंने कहा ठीक। बोला और तुम? मैं बोला आसाराम बापू कौन सा बिहानी का है, वो भी गुजरात का ही है। उसके बाद फिर उन्होंने बात नहीं करी। तो एक बार इस गुजरातन के लिए भी ताली बजा दो जरा जोरदार। और ये हमारा छोटा भाई बैठा हुआ है जिसने इतना सुंदर पढ़ा, मैंने उसको बड़े मन से सुना। आज वो देखो आपकी तालियों और आशीर्वाद मिला तो आज ये देश का कवि बनेगा। मेरा छोटा भाई धीरज, एक बार जोरदार इसके लिए तालियां बजा दो। बड़े मन से इसने आज कार्यक्रम किया है। और हेमंत भाई का जवाब नहीं है, जितना अच्छा संचालन करते हैं उसकी मेहनत है जो ये कार्यक्रम सफल हुआ। और इस पूरी मेहनत के ऊपर जिसका सबसे बड़ा हाथ था, ये 4 लोगों ने ताली नहीं बजाई, ये जलते हैं मेरे से भाई। जलते, सही में जलते हैं। आइए कविता सुनाता हूं, कोई टेंशन मत लो। और उसी टेंशन के ऊपर कविता सुनाता हूं। बच्चे आजकल टेंशन में रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को हमने बहन जी टेंशन में डाल दिया। ये तो अच्छी बात है, मेरे बच्चे छोटे छोटे प्यारे फूल से यहाँ पर कवि सम्मेलन सुनने आए हो सर। और आज मीडिया के लोग भी बैठे, उनको भी नमन करता हूं। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, टेंशन में नहीं रहना चाहिए आदमी को। किस बात की टेंशन भाई साहब? हमने टेंशन फैला रखी है। आपने जब अपना जीवन शुरू करा, एसडीएम साहब से पूछो क्या वो कभी टेंशन में पढ़े? वो हमेशा जिंदा दिल होकर पढ़े और आज एसडीएम बन गए। लेकिन हम बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं साहब? मैं स्कूल गया, पढ़ा, बहुत पढ़ा, बहन जी पढ़ा रहा, कभी नहीं पढ़ा। क्या जरूरत है पढ़ने की बाबूजी? ज्यादा पढ़ लिख जाओगे क्या बन जाओगे? कहीं पर एसडीएम बन जाओगे। कभी तीसरी में फेल होकर देखो बाबूजी, अंतरराष्ट्रीय हास्य कवि अनिल अग्रवंशी, जलवा है, जलवा है। इसलिए कोई टेंशन मत रखो। वो हमारे हरियाणा में एक का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी बोले भाई तेरा रिजल्ट आने वाला है, मैं वीआईपी लोगों से घिरा रहता हूं, अगर तेरा रिजल्ट आए तो तू ओपन मत करियो, इशारों में बताइयो। बोला पापा इशारा कैसे करूं? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, ओपन मत करियो। बोला ठीक। 2 बजे बच्चे का रिजल्ट आया, पापा ने पूछा बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा बोला पापा सांचे दरबार की जय। बिल्कुल साफ, कोई 0 अंडर, कुछ नहीं आना जाना। लेकिन एक बात जरूर बता देता हूं, क्योंकि स्मृति का कार्यक्रम है, कविता सुनाना भी मेरा फर्ज है और 4 पंक्तियां भी देता हूं मैं। ये बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं। मर गए वो लोग कोरोना के अंदर जो हॉस्पिटल गए थे, बच गए वो लोग जिनके पास मां थी, बहन थी, बेटी थी, जिनके पास भाई था साहब। ये मेरे हिंदुस्तान के संस्कार है, मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति है। 4 पंक्तियां बेटियों को देता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। छोटी छोटी बच्चियों को गर्भ में मार देते हैं। तब मोदी जी का भी कल भाषण सुना होगा आपने, तब भी उन्होंने गर्भ की बात करी। मैं उसी एक पंक्ति की बात करता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश। मां पे सुनाऊं तो फिर ये मेरे मन की कविता है। ये जो कह रहे थे अपने मन की है, ये मेरे मन की है, माँ की कविता। एक बार तालियां बजा दो। बहुत अद्भुत कविता है, भैया शानदार कविता है। बहुत अच्छा माइक है दोस्त, जरा सा इको डालना, जरा सा इको डाल दो, गा के पढ़ो। दोस्तों ये अच्छा किया कि गौरव ने एक नया विषय मेरे को बताया, क्योंकि जितनी देर में मंच पर रहा 10, 15, 20 मिनट, मुझे लग रहा था कि आप कैसा सुनोगे। ज्यादा हो गया बेटा, बहुत ज्यादा माइक हो गया। माँ की कविता ऐसे स्मृति वाले कार्यक्रम में, जब बाबूजी की स्मृति की हम बात करते हैं। मैं जब गांव से आया, 5 साल की उम्र थी मेरी, दिल्ली आ गया मैं। छोटा सा परिचय वैसे मैं देता नहीं, लेकिन बताना इसलिए, मेरा नए बाजार के अंदर दिल्ली की एशिया की सबसे बड़ी मंडी में दाल चावल का बिजनेस है, पुराना हमारा। अग्रवाल हूं मैं, गोयल गोत्र है, शुरू से ही बिजनेस है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं, आप भी सब गांव से जुड़े हुए हो, इस जमीन से जुड़े हो, इस धरती से जुड़े हुए हो।
वो 4 पंक्तियां किसी की है कि घोंसलों की निगहबानी अब कौन रखता है, कुंडों में पानी अब कौन रखता है। ये तो आप हैं जो संभाले हैं बुजुर्गों की निशानी, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। ये तो आप हैं जो संभाले हैं इन दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता था, 1 या 2 वृद्धाश्रम मिलते थे दिल्ली के अंदर, कभी कोई देखे भाले, नाम भी नहीं सुने थे लोगों ने। अब हमारी दिल्ली के अंदर सैकड़ों वृद्धाश्रम है। तो क्या हमारे संस्कारों में कमी रह गई क्या? कभी कल्पना तो करके देखो ऐसा क्या हो गया? क्योंकि हमने बच्चों को पैकेज सिखा दिए, हमने बच्चों का बचपन मार दिया, हमने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए। 4 पंक्तियां गजेंद्र भाई सुनना कि जाग जाग के रातें काली कौन करेगा। ये बच्चों को मोबाइल तो पकड़ा दिए हमने, लेकिन भविष्य में मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि जाग जाग के रातें काली कौन करेगा, नन्हे बचपन की रखवाली कौन करेगा। और उल्टी सीधी बातों वाला इन जहनों में भरा हुआ ये डाटा खाली कौन करेगा? कौन करेगा इन कामों को साहब? हम लोगों ने तो एक ढर्रा बना लिया है, बस बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया, माँ का पिताजी का फर्ज पूरा हो गया। हमने संस्कार नहीं दिए, पैकेज सिखा दिए बच्चों को, वृद्धाश्रम में वृद्धि होने लगी। ये हिंदुस्तान ऐसा नहीं था साहब, ये हिंदुस्तान संस्कारों का। विश्व गुरु की बात करते हैं मोदी जी, तब मैं अपने इन लोगों को बताता हूं। कानपुर से मेरा 50 साल का संबंध है, क्योंकि मेरी बहन यहां ब्याही हुई है। मैं जानता हूं कानपुर के लोग कैसे हैं। एक संस्कारों की कविता सुनाता हूं और आपके को समर्पित करता हूं, मंच को भी समर्पित करता हूं। सुनिएगा साहब। छोटा बच्चा 7 साल का मां चली जाती है। मेरी केवल कल्पना है और आपको अच्छा लगे कि मैंने मां के प्यार को प्रदर्शित कर दिया हो, तो आपका प्यार चाहिए। सुनिएगा साहब। काश मेरी भी मां होती, काश मेरी भी मां होती, तो सपने रोज संजोती। काश मेरी भी मां होती कि अब ना किसी की आंख का तारा, अब ना किसी की आंख का तारा, कौन कहेगा राज दुलारा। अब रूठूं तो कौन मनाए, अब रूठूं तो कौन मनाए। अरे मेरी गलती पर समझाए, बिन माँ बाप के बचपन सूना। अरे बुझ गई ममता की ज्योति, काश मेरी भी माँ होती, काश मेरी भी माँ होती, तो सपने रोज संजोती। काश मेरी भी। अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ता हूं गीत की। मैंने भी बताया कोरोना में मर गए वो लोग, जब किसी के बुखार या तबीयत खराब होती है, चाहे वो कितना ही बहादुर व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा गायक हो, कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, उसका मन छोटा हो जाता है, कमजोर हो जाता है। वो चाहता मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे भाई बहन कोई मेरे पास होना चाहिए। बच्चे के बुखार हो जाता है बहुत तेज, पापा काम पर जाते हैं, छोटा 7 साल का बच्चा है, क्या सोचता होगा? मेरी कल्पना और आपकी तालियां साहब। कि कल जब मुझको ताप ने घेरा, कल जब मुझको ताप ने घेरा, तो भर आया पागल मन मेरा। आंखों में उस माँ का चेहरा, वो लिटा गोद में दवा पिलाती। अरे लोरी गा के मुझे सुलाती, मेरा मुन्ना डर ना जाए, पास मेरे वो सोती। काश मेरी भी माँ होती। और दोस्तों, इस कलयुग में माँ बाप का फर्ज कोई नहीं अदा कर सकता, उनका ऋण कोई नहीं चुका सकता। लेकिन इस कलयुग में छोटी सी बात मैं जरूर बता देना चाहता हूँ। आप सब संस्कारी हो, ये आपके लिए नहीं है, लेकिन जब भी घर से निकलो, हेमंत सुनो मेरी बात, जब भी घर से निकलो तो माँ बाप से बोलकर अपने काम पर जाओ कि मम्मी पापा मैं काम पर जा रहा हूँ। और जब वापस आओ तो 2 मिनट अपने माँ बाप के पास जरूर बैठो।
वाह वाह। साहब कई कई दिन हो जाते हैं बातें करे हुए, उनका मन रोता है। हम आते हैं पत्नी के कमरे में चले जाते हैं और हमारे वाजपेयी सर तो आंखों में आंसू लिए रोने लगे हैं। ये है मेरे देश के संस्कार साहब। कितने बड़े नेता हो जाएं, कितने बड़े वो हो जाएं, लेकिन ये मेरा देश है जो माँ बाप के लिए धड़कता है, जो माँ बाप का बच्चों के लिए धड़कता है। और दूसरी बात, हम उनकी दुआओं से जिंदा बचकर घर पर आते हैं, इसलिए आकर माँ बाप के पास एक बार जरूर बैठे। और दूसरी बात दोस्तों, उन माँ बाप ने हमें अभावों में पाला, जब उनके पास कुछ भी नहीं था। हम समर्थवान होकर भी माँ बाप को सोचते हैं कितने पैसे दे दूं। दोस्तों, उनको कभी हाथ ना पसारना पड़े, उनको उनकी मांग से पहले उनके हाथ पर उनकी अपनी सामर्थ्य और उनकी आवश्यकता अनुसार पैसा रख देना चाहिए। हाथ मत पसरवाना अपने माँ बाप को अपने आगे। और तीसरी बात, ये नई पीढ़ी के बच्चे हैं, कहते हैं तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी आती, मोबाइल नहीं चलाना आता, मम्मी पापा आपको क्या मालूम। दोस्तों, माँ बाप से ऊंचे सुर में बात मत करना, उनका दिल बड़ा रोता है। और अंतिम 3 पंक्तियां पढ़कर विदाई लेता हूं और बधाई देता हूं अपने भाई को, जितने इतना सुंदर, श्रोता भले ही कम हो लेकिन आपने जितने मन से सुना है, मैं आपको नमन करता हूं। और अंतिम 3 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूं कि मात पिता अनमोल खजाना। मैं वो बहुत भावुक हो जाता हूं, ये कविता, हास्य का कवि हूं मैं ये कविता पढ़ता नहीं हूं, आज गौरव भाई ने बोला तो पढ़ रहा हूं साहब। कि मात पिता अनमोल खजाना, इनका प्यार ना कभी भुलाना। कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे, कष्ट यदि तुम पहुंचाओगे, तो याद करोगे पछताओगे। कीमत तभी पता चलती है, अरे जब वो चीज नहीं होती। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजाइए। माँ होती, वाह, वाह। वो सपने रोज संजोती। काश मेरी भी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत।